सबसे पहले सहानी सर आपके पास आते हुए, क्योंकि जैसे ही ट्रंप का संबोधन सब कोई सुनते हैं, ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया कि आप शांति चाहते हैं। एक तरफ तो उनकी तरफ से हमला कर दिया गया, दूसरी तरफ अब वो शांति की बात करते हैं। लेकिन ये बात भी तय है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये जानता होगा कि हमने तो हमला कर दिया, जाहिर सी बात है कि ईरान भी अब इसको लेकर बदला जरूर वो लेगा। और वही थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि ईरान इजराइल पर बरस जाता है। इसको अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका और इसराइल का ये प्लान जो है ये 1 साल पहले बन चुका था। ये 1 साल से ज्यादा प्लान बन चुका था और एट द सेम टाइम इनकी पूरा इनका खाका बना हुआ है कि आगे आने वाले समय में कैसे इनको आगे प्रोग्रेस करना है अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री एम अचीव करने के लिए। इनके एम इस प्रकार से हैं। पहली बात तो उन्होंने बोला था कि ये इनको जो न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, इनके जो वेपन बना रहे हैं उनको बर्बाद करना। दूसरा, जो मिसाइल्स हैं, जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो लॉन्च पैड हैं, उनको बर्बाद करना। और तीसरा जो बहुत ही जरूरी एम है, जो पॉलिटिकल एम जो है, टू चेंज द डिस्पेंसेशन। क्या ये इस चीज को आगे मिलेगा नहीं मिलेगा भी समय बताएगा, पर गेम उसी प्रकार से चल रही है। पहले जो आप देखिए, इसराइल ने हमास को बर्बाद किया, उसको तहस नहस किया, फिर हिजबुल्ला को किया, हूती को किया, और साथ ही साथ में जो उनके पोस्चरिंग थी फोर्सेस की, जब तक ये इस स्टेज में आ गए थे, वो उन्होंने, चाहे वो उनके वॉरशिप्स हैं अरेबियन सी में जो लगे हैं, और जो उनके फाइटर्स प्लेन्स हैं, वो उसी हिसाब से पोस्चरिंग हुई है। जो उनके जो उनके मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं, वहां से भी थोड़ा सा रीलोकेशन हुए थे एयरक्राफ्ट के लिए। ऊपर मेडिटेरियन सी में भी इनके यूएसएस वॉरशिप्स लगे हुए हैं। अभी आप देखें कि ये सब करने के बाद यूएसए ने, हालांकि ट्रम्प ने बोला था G7 का सपोर्ट लिया, और उनको वहां से स्टेटमेंट इशू हुई कि ईरान जो है किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता है। ये एक कंप्लीट एक जी। उन्होंने एक पूरी कंट्रीज को एरिया में, जो स्पेशली द यूरोपियन यूनियन, इनको अपने साथ लिया। तो पूरा एक पोस्चरिंग हुई है, और आने वाले समय में अब देखा जाएगा ईरान किस प्रकार से रिएक्ट करता है। उनके पास टोटल 1500 मिसाइल्स हैं जो इसराइल में पहुंच सकती हैं। बिल्कुल सर, अब और यही देखना होगा कि ईरान का कदम क्या रहता है। आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि इस बीच एक बड़ी जानकारी ये है कि हाइफा पर हमले की कुछ नई तस्वीर अब सामने आ गई हैं, जहां पर एक पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है लगातार, क्योंकि हमले वहां पर तेज हो रहे हैं, मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर आई है सामने। अब से थोड़ी देर पहले भी हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, लेकिन आप इस तस्वीर में देख पाएंगे जो इमारत है पूरे तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मलबा नजर आएगा। ये मलबे की तस्वीरें ना सिर्फ एक ऐसी इमारत है, बल्कि कई सारी ऐसी जो इमारतें हैं वो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन झा साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से अमेरिका निशाना बना चुका है ईरान को, लेकिन अब ईरान की तरफ से क्या कदम होगा? अगर ईरान निशाना बनाता भी है अमेरिका को, तो ऐसे कौन कौन से स्पॉट्स हैं जिनको सबसे पहले निशाना बनाएगा ईरान? पलक, जो अभी ईरान का जो अभी बदला है, मोस्टली ये इसराइल की ओरिएंटेड होगा। जी। ईरान डायरेक्टली यूएस के ऊपर में, या यूएस के जो इंस्टॉलेशंस हैं उस एरिया में, उसके ऊपर से डायरेक्ट अटैक करने से शायद बचेगा। क्योंकि अगर उसने अटैक किया तो यूएस ने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है। उसने मिडल ईस्ट में अपने काफ़ी सारे फोर्सेस को तैनात किए हुए हैं। तो उससे फिर अमेरिका, ईरान को फिर उससे बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक इसराइल का बात है, तो इसराइल के लिए अपने आप ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि उसके अभी जो मिसाइल के जो बराजेस सुबह में लॉन्च हुए थे ईरान की तरफ से, कहा जाता है कि 30 मिसाइल जो थे वो लॉन्च हुए थे, जिसमें से कि 10 इसराइल में गिरे हैं, एक या दो हाइफा में गिरे हैं, कुछ तेल अवीव में, और कुछ और भी एरिया में गिरे हैं। तो ये अभी वहाँ की स्थिति है। अब आपने कहा कि अगर इसने अटैक किया अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे, तो देखिए अमेरिकन इंस्टॉलेशन अभी कहाँ कहाँ पे हैं। मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में हैं जहाँ पे कि अमेरिकन जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनके जो एयरफोर्स के और आर्मी के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो हैं। रेड सी में अमेरिकन नेवल फोर्सेस हैं।
मेडिटेरियन में अमेरिकन नेवल फोर्सेस हैं, और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल वाटर में अमेरिकन नेवल फोर्सेस हैं। तो ये वहाँ की वास्तविक स्थिति है। अब या तो ईरान अटैक करेगा या फिर ईरान का प्रॉक्सी वहाँ पे यमन है। आप यमन को ना भूलें, जी जी क्योंकि यमन पहले भी कई नेवल या फिर मर्चेंट नेवी के ठिकानों पे, जो कि सी में थे, या तो रेड सी में थे या फिर वो गल्फ ऑफ एडन में थे, या उस एरिया में जो थे उसके ऊपर में अटैक हो चुका है। कुछ में वो आग लगा चुका है, कुछ कुछ सिंक कर चुका है। तो और उसका भी वक्तव्य अभी कुछ 2 घंटे पहले आया था बिल्कुल। यमन का, कि वो अब अटैक करेगा इसके ऊपर में। तो उसके ऊपर में नजर रखें। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब अब अमेरिका ने अटैक किया हुआ आगे बढ़ के, तो वो रिटेलिएशन को अपने ध्यान में रखेगा। उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं सारे बिल्कुल सजग होंगे। यहाँ तक कि जो इसराइल की भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हमने कुछ होल्स देखे थे 4-5 दिन पहले, कि लगभग 40% जो मिसाइल्स थे वो लैंड हुए थे वहां पे। तो वो बिल्कुल उसका सर, और जो कारण एक इजराइल था की जो कि बौखलाहट है उसके वो भी एरो अब नजर चुकी यहाँ पर आने लगी। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, किसी बीच एक बड़ी जानकारी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अब हालात बने हुए हैं, जाहिर सी बात है कि पहले ये दो देशों का युद्ध था, अब साफ तौर पर अमेरिका उसमें साथ आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे में अब भारत के स्टैंड की, तो आपको क्या लगता है भारत अब किस तरीके से स्टैंड लेगा? क्योंकि हमेशा से भारत का ये कहना है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं है, हम बातचीत से चीजों को सुलझाने वालों में से हैं। और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से अब हालात बने हुए हैं इजराइल के, तो इजराइल आपको क्या लगता है कि और ज्यादा आक्रोशित होकर हमला करेगा, या आगे चलकर कभी वो कूटनीतिक बातचीत का कोई रास्ता भी अपना सकता है? सर आप अनम्यूट करिएगा। जी पलक जी, मैं कह रहा हूँ कि भारत का स्टैंड हमेशा की तरह से एक जैसा ही रहेगा। जी। वो ना इजराइल के साथ खड़ा हुआ सामने से दिखेगा, ना ईरान के साथ। लेकिन निश्चित तौर पर एक टिल्ट जो है वो इजराइल की तरफ भारत का होता है, इसलिए कि भारत को क्राइसिस के समय पर इजराइल ही मदद ऑपरेशन करता है। सिंदूर में भी सर हमने देखा था कि इजराइल खुलकर जी भारत के साथ था। जी जी, दूसरी तरफ जब ईरान की बात आती है तो वो बहुत सारे ऐसे मसले जहां पर इस्लाम या इस्लामिक सेंटिमेंट की बात आती है, मैं उसको कश्मीर के नाम दे रहा हूं, वहां पर वो थोड़ा सा भारत के पक्ष के, भारत का जो ओपिनियन है उसके खिलाफ जाता हुआ दिखता है। ये एक बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, और जिसके कारण भारत थोड़ा सा इस मामले में वो रखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इजराइल के साथ रहेगा, डायरेक्टली कहीं नहीं नजर आएगा। अब बात आपके दूसरे प्रश्न पर आती है जी कि ये मामला एस्केलेट करेगा, इजराइल इस पर रिटेलिएट करेगा। अब हाइफा पर जिस तरह से हमले की खबरें, तस्वीरें आप दिखा रही हैं, हाइफा बहुत इम्पोर्टेंट है इजराइल के लिए। पोर्ट सिटी होने के कारण वो उसको एक रास्ते के तौर पर, यूरोप से कनेक्ट करने के लिए एक रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। और जो हमारा आईमेक बन रहा था, एक कॉरिडोर बन रहा था, उसका मेन सेंटर था जिसको अडानी डेवलप कर रहे थे वहां का। लेकिन चूंकि वार तब से शुरू हो गया तो वो नॉन स्टार्टर बन के रह गया है। तो ये अटैक उनके लिए महत्वपूर्ण है, और अब इसको वो रिटेलिएट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि इस मामले में अब अमेरिका फिर एक बार आएगा। ये चूंकि सुबह ये बात हो रही थी कि इजराइल जो है, इजराइल पर अब इराक का हमला नहीं होगा, वो इराक अमेरिका पर करेंगे, लेकिन वो इधर हमले की बात आ रही है। मुझे लग रहा है कि अब ये मामला एस्केलेट होगा, और एस्केलेट के बाद कोई न कोई निर्णायक स्थिति बनेगी, तभी ये मामला शांत होगा। या ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे, या इजराइल को बहुत ज्यादा डैमेज कर पाएगा ईरान, जिसकी संभावना कम दिख रही है। इसलिए कि जैसे ही इजराइल को ज्यादा डैमेज होगा, वैसे ही अमेरिका कूद जाएगा, और अमेरिका लगभग बर्बाद करने की स्थिति में ईरान को ले आएगा। ईरान की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि लंबा वार सस्टेन कर पाए। वहां पर आंतरिक कलह ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लोग में असंतोष है, इकोनॉमी बहुत खराब है, इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीजें काम कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अटैक होगा। अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं, किसी भी समय आपको इस तरह की खबरें आ सकती हैं कि कहीं पर बड़ा हमला हो। मैं नहीं कर रहा हूं कि इजराइल करेगा, दोनों तरफ से होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा ईरान को ही होने वाला है।
और लगातार जो हमारे साथ गेस्ट का पैनल है वो भी इस वक्त मौजूद है। साहनी सर, आपके पास रुख करते हुए, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह सवेरे हमला कर दिया जाता है भारतीय समय के अनुसार, अगर हम बात करते हैं तो इस हमले को कैसे देखें? क्योंकि हमले के तुरंत बाद शांति का राग भी अलाप रहे हैं ट्रंप। इसके पहले आपको याद होगा एक एक्स पर पोस्ट करते हैं ट्रंप और उसमें अनकंडीशनल सरेंडर का जिक्र करते हैं कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दें। वहां से खामेनी कहते हैं सरेंडर तो हम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ जुबानी जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ युद्ध लगातार तेज हो रहा है। और आपको याद होगा कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया कि शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। तो इसको कहां हम माने, किस दिशा में जाता हुआ अब ये आपको नजर आ रहा है युद्ध? देखने वाली बात है कि युद्ध शुरू होने से पहले स्टेटेड एम क्या था, पॉलिटिकल एम और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उसको आज की डेट में हम कैसे एनालाइज करते हैं? अगर आप ये देखें, ईरान के ऊपर ज्यादा क्वालिटेटिव डैमेज हुआ है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सारे इनके अभी आज की डेट में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बर्बाद हो गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर गए हैं, कुछ हद तक मिसाइल लॉन्चर्स की भी इन्होंने बर्बादी की है, जहां मिसाइल्स के स्टॉक पाइल्स थे वहां बर्बादी हुई है। एंड एट द सेम टाइम जो स्टेटेड एम था कि भाई ईरान को हमने इनको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देना, वो अचीव हो चुका है। ये इनको भी अब कुछ समय तक तो इनको ये पीछे चले गए हैं इनको दोबारा से रीसेट करने के लिए। और मेन चीज अगर देखी जा रही है, जैसे प्रीवियस अख्तर ने बताया कि थोड़ा सा ईरान के अंदर भी जो पब्लिक रोष हो रहा है अगेंस्ट IRGC एंड ऑल्सो खमेनी। अभी देखने में ये और भी समय हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना आगे तक युद्ध चलेगा, अभी कितनी किसकी स्टेइंग कैपेबिलिटी है। ईरान और इजराइल के पास तकरीबन अभी 10 दिन है जो एक दूसरे को सस्टेन कर सकते हैं, पर इसके बीच में यूएस कितना ईरान के ऊपर डैमेज करेगा, क्या और वो रेड लाइन क्रॉस करेगा? अगर आप जैसे हमें इमेजेस दिखा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं कि हैफा में नुकसान हो गया है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो कैजुअलिटीज हैं इजराइल की विज़ाविज़ ईरान, इजराइल की अभी तक तकरीबन 30 की तकरीबन मौत हुई है और ईरान की करीब 750 और 800 के बीच की खबर आ रही है उनके जो वहां पर सिविलियंस की जो डेथ हुई है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अदर उनके अलावा। तो क्वालिटेटिव डैमेज वाइज ईरान ने ज्यादा सफर किया है और एट द सेम टाइम जो इजराइल है वो इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। उसकी टनल्स बहुत अच्छी हैं, उसके बंकर्स बहुत तगड़े हैं। अगर हम ऊपरी सतह में देखें कि वो बिल्डिंग गिर गई और ये गिर गया, ये सिर्फ ऑप्टिक्स होती हैं। इजराइल इसकी चिंता नहीं कर रहा क्योंकि उनके अपने अभी तक स्ट्रेटेजिक एसेट्स प्रोटेक्टेड है, महफूज हैं। उनकी सारी सिविल पॉपुलेशन जो है सब अपने अपने, जब सायरन बजता है उनकी अपनी सेट ड्रिल्स हैं, वो अपने को प्रोटेक्ट करती हैं और अंदर अपने जगह चली जाती हैं। तो हमें जो इजरायलीज जो है उनको डैमेज किया है वो आने वाले समय बाद में जब भी सीज फायर होता है, जब खत्म होता है तो ये चीजें रिसरेक्ट हो जाएंगी। पर आगे क्या इजराइल ने और यूएस ने, जैसे ईरान इनको बोलता है कि ग्रेट शैतान यूएस है और छोटा शैतान जो है इजराइल है, क्या वो उन्होंने आने वाले समय में यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी इसी बीच। ईरान का इजराइल पर एक बड़ा अटैक, इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला बोला गया। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया और हमले में अब तक 14 लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए कुछ और विध्वंसक की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर आप देख पाएंगे 30 मिसाइलों से हमला किया जाता है। इजराइल के कई ऐसे शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया। और ये देखिए आप, ये पूरी बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, धुआं धुआं आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और जानकारी है कि अब तक 14 लोग घायल हो चुके हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हैं। ट्रंप एक तरफ ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शांति नहीं हुई तो सर्वनाश होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खामेनी का, तो खामेनी की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि हम किसी भी कीमत पर ऐसे झुकने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो तनाव है वो इस वक्त चरम पर है और महायुद्ध की तरफ ये पूरे हालात फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर तबाही की तस्वीर है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो यहां पर खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। झा साहब, आपके पास आती इन तस्वीरों को समझते हुए लगातार, क्योंकि जो वॉर जोन से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तबाही वहां पर मची हुई है, लगातार वहां पर जो लोग हैं वो कई लापता हो रहे हैं, लोग इधर उधर भागने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सर खामेनी की, तो अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरीके से कोई बड़े युद्ध होते हैं, भले एक वीडियो संदेश जारी करे खामेनी, लेकिन करते जरूर हैं। लेकिन इस बार तो अभी वो बंकर में छिपकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, वो अभी से नहीं, वो आज से लगभग 6 दिन पहले ही बिल्कुल वो बंकर में चले गए थे
और तब से वो वहाँ पे छुपे हुए हैं। और वो ये अमेरिका को पता है कि वो बंकर कौन सा है। लविसान जो उसका न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, उसके ठीक बगल में एक उसने बंकर ले रखा है, वहीं पे वो छुपा हुआ है। अब बात दरअसल है कुछ और है जो हम लोग बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहे हैं। जी वो ये कि क्या इस वॉर को कब तक सस्टेन कर पाएंगे। देखिए, अमेरिका आज के दिन में बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है, और उस दो बड़े जो सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं, एक तो उसका अपने खुद के एयर स्पेस पे कब्जा नहीं है। एयर स्पेस आज के दिन में पूरा ईरान का जो है वो इसराइल के हाथ में है, या अमेरिका के हाथ में कह लीजिए, इसके इन दोनों के हाथ में है। तो इसराइल जब भी चाहे, जहां भी चाहे, प्रेसिजन अटैक अपने एयरक्राफ्ट के द्वारा कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो ईरान के पास में बहुत सारे मिसाइल्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें से लगभग आधे मिसाइल्स जो हैं वो 1000 किलोमीटर के कम का रेंज है। तो जो मिसाइल 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर से कम का रेंज है, वो इसराइल नहीं पहुंच सकता है। तो आप बच गए आधे स्टॉक। जी उस आधे स्टॉक में से जो आधा है, वो लगभग इसराइल के जो बॉम्बिंग थे, एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग, मिसाइल बॉम्बिंग, उसके टनल्स के जो बॉम्बिंग हुए थे, उसमें वो नष्ट हो गए हैं, उसके लॉन्चर नष्ट हो गए हैं। तो आप आज के दिन में ये मान के चलिए कि इस ईरान के पास में लिमिटेड स्टॉक है बैलिस्टिक मिसाइल का। क्या वो अभी एग्जॉस्ट करेगा, ऐसे हर वेव में 30 मिसाइल भेजेगा? अगर ऐसा उसने किया तो हो सकता है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसको लड़ने की क्षमता हो, उसके बाद उसके पास में मिसाइल ही नहीं जी रहे, जी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग साइट जो है वो बॉम्ब आउट हो चुकी है। जो स्टॉक पाइल जहां पे उनका बिल्कुल था, सर, मैं आपको वो थोड़ा सा एक बॉम्ब बार आउट हो फिर यहाँ चुका पर है। रोकूंगी क्योंकि ईरान के पास मौका है कि वो सरेंडर करे और बात करे, उसके बाद ही इसको रोका जा सकता है। और अगर नहीं रोकते हैं तो हम उस पर भी अटैक करेंगे। मतलब उनका ये कहना है कि हम रुके नहीं है, हम फिर हमला करेंगे। ईरान की तरफ अब ये है, ईरान के ऊपर ये है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है। ये जी स्पष्ट कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उसके बाद जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, उस डेवलपमेंट से नहीं लग रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, सरेंडर करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो झा सर कह रहे थे कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास सप्लाई उनका बंद है। इजराइल के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल इजराइल की सप्लाई रुक नहीं रही है, इजराइल के पास लगातार सप्लाई आ रही है। एक बात, उनके पास बिल्कुल सर, रिसोर्सेज नहीं टाइम की कमी। थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये चर्चा लगातार चूंकि हम ऐसे में कर भी रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आपका समय देने के लिए।